सभी लोग बोले भाई, आवाज आ रही है सबको? जल्दी बता दीजिए अगर आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है। ऑडियो वीडियो दोनों ही क्लियर होने चाहिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म कीजिए भाई, वॉइस क्लियर है? वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड। चलिए भाई, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को अब से पहली क्लास में मैंने जो कार्बोकैटायन है वो कंप्लीट पढ़ा दिया है। कार्बोकैटायन, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी रीअरेंजमेंट, किन रिएक्शंस में कार्बोकैटायन बनता है, इसको हम पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास होगी वो फोकस्ड होगी कार्बीन पर। कार्बीन भी काफी सारी रिएक्शंस में बनने वाला रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। और आज अपनी स्पेशल क्लास नहीं है, नो स्पेशल क्लास टुडे, लेकिन कल से अपनी स्पेशल क्लास आएगी। फिर से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। एंड जो हमारे तीन पार्ट बचे हुए हैं अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कौन कौन से बचे हुए हैं? एक तो इलेक्ट्रो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और लास्ट पार्ट पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्रिक। ये तीनों करने के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। वेरी वेरी गुड इवनिंग आरती, प्रेरणा, युवराज। चलिए, ठीक है। तो अब टॉपिक साथ साथ खत्म करते चलिए। ये ऑर्गेनिक में आप समझिए रिएक्टिव इंटरमीडिएट खत्म होगा तो काफी सारी नेम रिएक्शंस, रिएजेंट का आइडिया भी आपको लगता चला जाएगा। तो ये काफी सारा टाइम, जो टाइम लग रहा है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। आने वाला चैप्टर भी कवर हो रहा है इसमें, ठीक है। तो आप CSR नेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, तो आपका एग्जाम मोस्ट लाइकली नवंबर या दिसंबर में होने के चांसेस हैं। तो आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए, रुकिए मत। ये मत सोचिए जब पेपर की डेट शीट आएगी तभी कंटिन्यू करेंगे। लाइव और आइकॉनिक, सॉरी, प्लस एंड आइकॉनिक कोर्स में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं बेटा कि अगर आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, CSR UGC नेट में जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आप प्लस कोर्स में जाएंगे। देखो, फ्री लाइव क्लासेस को स्पेशल क्लास कहा जाता है। इफ़ यू आर न्यू तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो फ्री क्लासेस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, प्रेजेंट रहना। APR10 कोड, जब भी प्रोमो कोड मांगोगे तो APR10 यूज करना। आपको मेरी सारी पढ़ाई हुई फ्री क्लासेस PDF मिल जाएगी, और कोई सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये बातें आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है 12+2, दिस इज ओनली वैलिड फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, और 23 से 30 सितंबर के बीच में वैलिड ही है। तो आप अगर ऐसे किसी बैच में एनरोल करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ऑफर फिर से आ गया है, जो बीच में नहीं था। और प्लस कोर्स में हम कंटिन्यू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग टू द पॉइंट, CSIR नेट के लेवल के लिए, ठीक है। कोई 11th क्लास का, 12th क्लास का खेल नहीं है उसमें। जो काम की बातें हैं जो एग्जाम में पूछ जाएगी, बहुत कम क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। सभी बच्चे क्यों नहीं है भाई? सभी बच्चे क्या कर रहे हैं आज? इतनी कहाँ गए? इतनी देर में आई क्यों नहीं अभी? वेरी गुड इवनिंग आकांक्षा, महिका, मनप्रीत, हेमंत। टाइम पे आया करो अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूं मैं। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया भाई। कार्बोकैटायन यहाँ लगा हुआ रिबन। अभी मैंने इसके नोट्स नहीं भेजे हैं, लेकिन आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे
एक और अच्छा टॉपिक। रेगुलर रहिए। ऑर्गेनिक में अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप लोग अपने जीवन के स्वयं जिम्मेदार हो जाएंगे। नेक्स्ट इज कार्बीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट आफ्टर कार्बोकैटायन। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से, सो मी सम एनर्जी, टाइम पे प्रेजेंट रहिए, लेजी मत बनिए बिल्कुल भी। कहा था ना आपको 8 बजे आप सभी को प्रेजेंट होना चाहिए। और ये तो एक नया टॉपिक है कार्बीन, इसकी फर्स्ट क्लास मिस कर देंगे तो बाद में बड़ी दिक्कत होगी। सभी को पता था आज की क्लास के बारे में। अगर टाइम टेबल कभी सुबह नहीं आता है तो थोड़ा वेट कीजिए मेरे उठने का, फिर वो सुबह आ जाता है। पहली साइकिल आपने पढ़ी ली होगी, राइट। कार्बन एन भी कराएंगे बेटा, कार्बन एन, रेडिकल, नाइट्रीन, बेंजाइन, सब चीजें करेंगे जो मैं प्रायोरिटी के हिसाब से करा रहा हूँ। कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल का मतलब मोर इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा हमने क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एग्जाम में मोस्टली वो बनता है। कार्बीन उसके बाद, एंड देन हम दूसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरफ चलेंगे, ठीक है। वेरी गुड। तो नेवर बी लेट। तो आज की क्लास में सबसे पहली बात पढ़ते हैं कार्बीन क्या स्पीसीज होती है। तो पहले दो तीन बेसिक बातें इसके बारे में हम सभी को पता होनी चाहिए। जो कार्बीन है के बारे में पहला पॉइंट, कार्बीन जो है, कार्बन जैसे कि साफ साफ तो लग रहा है, कार्बन की ही एक स्पीसीज होती है लेकिन डाईवैलेंट होती है। लिखो पहला पॉइंट, डाईवैलेंट स्पीसीज, डाईवैलेंट एंड न्यूट्रल स्पीसीज, ये जरूर लिखना, न्यूट्रल स्पीसीज। इसका मतलब है, डाईवैलेंट का मतलब उसने कितने बॉन्ड बना रखे होंगे, दो बॉन्ड बना के रखते हैं। कार्बोकेटाइन जो है एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज था। कार्तिक, जब मैंने पूरा एरोमेटिसिटी आपको पढ़ाया है वहां एन क्या रिप्रेजेंट करता है आपको नहीं पता, एन की वैल्यू 1 2 3 4 होगी। वो नंबर ऑफ, वो इस हिसाब से बना हुआ है कि एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 होते हैं तो बॉन्डिंग मोलिक्यूल ऑर्बिटल जो होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। एन क्या है वहां पे, और क्या होता है एन। आप अगर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रुप में डाईवैलेंट एंड न्यूट्रल स्पीसीज होती है, पहला पॉइंट। अब कुछ बेसिक बातें लिखते जाओ। दूसरी बात, कार्बोकेटाइन की तरह इट इज ऑल्सो 6 इलेक्ट्रॉन in the valence shell of carbon, in the valence shell of carbon, राइट। इसमें भी कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। अरे सीधी सी बात है, देखो अगर ये कोई कार्बन है, इसने दो बॉन्ड बना रखे हैं, डाई वैलेंट स्पीसीज है, तो कार्बन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते थे, 1 2 3 4, और अब ये दो इसके भी काउंट हो गए जो जिनके साथ दो बॉन्ड बना रखे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं इसके पास वो 6 होते हैं। यही बात मैं लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक्स एंड वाई, इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके रखता है कार्बीन में और दो उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये वाली बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, जैसे कि जब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कह रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई स्पीसीज होती है उस पर न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है, या फिर हम ये कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो बच्चों के दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि कार्बीन हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हम इसलिए कह रहे हैं इसे क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। याद है हमने किस बेसिस पे डिसाइड किया था क्राइटेरिया, ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता है, 8 से कम वाले को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, 1 से ज्यादा वालों को इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में कैटेगराइज किया गया था। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। इट डजंट मीन कि ये सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यानी कि सिर्फ इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या हो गया, ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट हो गया, इसको लिखना हाईलाइट करके। इट बिहेव्स एज a very very good evening everyone, please try to be present on time।
It behaves as electrophile. It can behave, लिख लेना, it can behave as electrophile, न्यूक्लियोफाइल, और एक ही साथ दोनों चीजों की कैटेगरी, दोनों प्रॉपर्टीज भी हो सकती है इसके अंदर, उसको बोलते हैं एम्पीफाइल और एम्पीफाइल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड ऑन कार्बन। कार्बन पर कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके बेसिस पर कार्बीन जो है बेटा वो कैसे भी बिहेव कर सकता है। और मैं थोड़ा सा कनेक्शन भी बनाता हूं। अगर आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं तो आप लोग जानते होंगे कि ओएमसी में आपने ये पढ़ा था, फिशर एंड शोक कार्बीन। क्या आप लोगों को ये पढ़ा दी गई है अब तक? हो सकता है आईआईटी जैम वाले बच्चों को डिटेल में ना पढ़ाया हो, नाम ही सुना हो इसका, लेकिन नेट वाले बच्चों को तो डिटेल में पता होना चाहिए। फिशर कार्बीन, श्रोक कार्बीन, कितने लोगों ने नाम सुना है इनका? बॉन्डिंग इन कार्बीन्स नहीं पढ़ाई आप लोगों को ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में? बोलिए। अच्छा, तो आप लोगों को अभी नहीं पढ़ाई, कोई बात नहीं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट नहीं हुआ, कार्बिन कार्बाइन वाली रिएक्शंस आप लोगों को अभी तक नहीं पढ़ाई है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। जो भी चीजें रह जाएंगी हम उनको कवर कर लेंगे। तो जिन लोगों ने पहले कभी वर्ड सुना होगा तो वो जानते हैं फिशर कार्बीन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बीन होती है, श्रोक कार्बीन न्यूक्लियोफिलिक कार्बीन होती है। तो कार्बीन के दोनों बिहेवियर होते हैं। तो आप लोग एक बेसिस पे जज मत कीजिए कि वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। यस, वो कराएंगे सर, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया। जब भी आपको कार्बन दिखेगी आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा, देखो जैसे कि CH और उसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रख के दिखा देंगे। अगर इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं, कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं और दो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर दिखाए हुए हैं, दिस इज योर कार्बन। कुछ कॉमन कार्बीन्स का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए जो बार बार इस्तेमाल होती है। क्या नाम है इसका जो मैंने लिखा है? दिस इज कॉल्ड कार्बीन, इसका नाम कार्बीन ही है, इसे को बोलते हैं कार्बीन। और मिथाइलिन, मिथाइलिन, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, CH2 CH3, नॉट CH2, CH CH3, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है मिथाइल कार्बिन। तो ये मत सोचना एक कार्बन है जिसमें उसका नाम मिथाइल कार्बिन होता है। कुछ बेसिक कार्बीन्स हैं जिनके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, इनका नाम याद हो तो अच्छा रहेगा, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिथाइल कार्बिन या फिर क्या बोलेंगे इसको, मिथाइलिन, क्लियर है। इसी तरीके से CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है विनाइल कार्बिन, विनाइल कार्बिन। इसी को प्रोपीन प्रोपाइनाइलिडीन भी बोल सकते हैं। और प्रो, यस, लेक्चर के एंड में पूछ रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक बेसिक से नाम है, कुछ इस्तेमाल होगा तो ठीक है वरना रहने देना। CH डबल बॉन्ड CH2, ये विनाइलिडीन है। चलो लास्ट आप लोगों को दे रहा हूं, जितने कितने बच्चे सही आंसर कर पाएंगे। दिस इज योर कार्बीन, इसका नाम बताओ क्या है, जल्दी से बताइए इसका नाम क्या है। तो कार्बीन के बारे में मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन दिया है, कार्बीन क्या है, ठीक है। और एक नई बात हमें ये पता लगी, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बट इट डजंट मीन वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकती है। डिपेंड करता है उसके साथ कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको बातें क्लियर होती रहेगी। और बहुत सारी नियम रिएक्शन में कार्बन बनती है, तो कार्बोकैटायन की तरह ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो आप ध्यान से समझिए, क्या नाम होना चाहिए इसका, बोलो।
जल्दी बताइए बेटा क्या नाम होना चाहिए इसका? साइक्लो, एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने बिल्कुल सही सोचा, साइक्लोहेक्साइलिडीन। तो कुछ नाम जो है मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कॉमन। राइट, सबने सही आंसर किया है, साइक्लोहेक्साइलिडीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बिन के बारे में। बेसिक बात हुई, कुछ बेसिक एग्जांपल हमने देखे कार्बिन के, राइट, कि कार्बिन के कौन कौन से हम जनरली यूज करेंगे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बिन की। लिखो टाइप्स ऑफ कार्बिन। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, याद कीजिए, केमिकल बॉन्डिंग या मेन ग्रुप में मैंने आपको जरूर पढ़ाया होगा। कार्बिन को जनरली हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सी है, याद होगी आप सभी को? बता दो, बिना लिखे ही बता दो पहले ही। सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया मैंने वहां पहले भी दिया था इनके बारे में। सिंगलेट कार्बिन क्या होती है? तो जो कार्बन है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफरेंशिएट करो, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है इसमें। तो एक sp2 ऑर्बिटल अगर इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, तीन sp2 ऑर्बिटल हो गए, और कार्बन के पास एक प्योर p ऑर्बिटल और बचेगा। तो आपको ये बात समझनी है बेटा कि अगर आप इन तीनों को एक प्लेन में समझते हैं, इनको, अगर ये तीनों एक प्लेन में है तो एक प्योर p ऑर्बिटल जो है वो जरूर होगा इसके पास, इस तरीके से। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सब बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है कार्बन के पास, एक इसके पास है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पेयर रहें तो ये वाली कार्बिन, ये इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप जुड़े हुए होंगे, कोई भी दो ग्रुप, ए ग्रुप और बी ग्रुप, इसके साथ बॉन्ड बना के रखे होंगे, वो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये वाला एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा, एम्प्टी, और ये प्योर p ऑर्बिटल है। कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2, शेप कैसी होती है बेटा, लिखते जाओ, बहुत अच्छे से नोट बनाओ, क्योंकि आगे फिर रिएक्शन वाले काम पाएंगे। बेंड और एंगुलर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल आप समझिए, यहाँ पे एक लोन पेयर की तरह स्पीसीज प्रेजेंट है, राइट, लोन पेयर काइंड ऑफ एस कैरेक्टर लिविंग स्पीसीज होते हैं। तो इनमें जो होगा बॉन्ड एंगल वो 120 से कम रहता है, और बॉन्ड एंगल जो है वो क्लोज टू 103 या 104 के आसपास लीजिए। दिस इज द आइडिया कि बॉन्ड एंगल कितना होगा। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी कोऑर्डिनेशन में टर्म सिंबल पढ़ लिया आपने। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैसे निकालते हैं? 2s प्लस 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी, क्योंकि जो s है उसकी वैल्यू 0 आएगी। आपको टर्म सिंबल वगैरह अभी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, जैसे ही आपको कोऑर्डिनेशन में इस वाले पार्ट पे आओगे तो आप लोगों को वहां समझ में आ जाएगा ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक्चुअल क्या बताती है हमें। ठीक है, देखो जैसे जैसे मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, हमें ओएमसी की बातें भी जोड़नी पड़ रही है, कोऑर्डिनेशन की बातें भी जोड़नी पड़ रही है, तो जैसे जैसे वो हो जाएगा ना आपको और क्लियर होगा। जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी आप लोगों को। ठीक है, ट्रिपलेट कार्बिन में दोनों पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, अब हम बताएंगे किस केस में कौन सी बनती है, पर पॉसिबिलिटीज दोनों हैं। दो पॉसिबिलिटी मतलब ऐसा भी होता है कि बेंट बनती है कार्बिन, और ऐसी भी हो सकती है
कि लीनियर हो। अब इन दोनों को सेपरेटली पढ़ लेते हैं। बेंट और लीनियर में क्या डिफरेंस है? पहले बेंट वाली को पढ़ते हैं। बेंट ट्रिपलेट कार्बिन, यहां से सेपरेट करते हुए चलते हैं। ये हमने सिंगलेट के बारे में बात खत्म कर दी, इतनी बातें जाननी सफिशिएंट थी। जब हम बेंट की बात कर रहे हैं पहले, तो देखो उसमें सेम कहानी है। आपके पास कार्बन है, 3 sp2 ऑर्बिटल होंगे, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 sp2 ऑर्बिटल्स हो गए। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो इसके परपेंडिकुलर वाला p ऑर्बिटल होता है बेटा, वो खाली नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां होगा। इस तरीके से स्पिन पैरेलल ही रखना उसकी, ठीक है। यहाँ पे कोई दो ग्रुप हो सकते हैं, ए एंड बी। इसमें अगर मैं बात करूं, कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 ही रहेगी। शेप की अगर हम बात करते हैं तो बेंट ही रहेगी। बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ जाता है, बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 120 आएगा। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी 2s+1 की वैल्यू 3 आती है, क्योंकि इसमें s जो है इज इक्वल्स टू 1। s निकालते हैं इलेक्ट्रॉन से, ये आपको पता चल जाएगा टर्म सिंबल्स में, मैंने आपको पढ़ाया भी, ठीक है। इस केस में लीनियर होगा और बेंट होगा। ये आपको विद टाइम में आपको पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे आगे पढ़ाते जाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। अब लीनियर में आपको क्या बात समझनी है बेटा? लीनियर में आपको ये बात समझनी है, बीच में जो कार्बन है उसके पास दो ऑर्बिटल, तो sp ऑर्बिटल है। एक sp ऑर्बिटल ये रहा, मान लो एक sp ऑर्बिटल ये रहा। इसका मतलब कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है? sp है। और sp है तो शेप कैसी होगी? लीनियर। एक ग्रुप ए इधर जुड़ा हुआ होगा, जैसे इसमें यहां है ए, तो एक यहां है। कोई दूसरा बी यहां जुड़ा होगा, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये दोनों ऑर्बिटल sp हैं जो मैंने येलो से बना दी है, राइट। वेरी गुड, आंसर करते चलिए साथ साथ। इसके अलावा आप इसके पास दो p ऑर्बिटल बचे। आप जानते हैं कार्बन के पास 1s 3p थे, एक s और p को मिक्स कर दिया, दो sp बना लिए। अब 3p, दो p ऑर्बिटल बचे हैं, तो जो दो प्योर p ऑर्बिटल हैं उनको मैं किसी दूसरे कलर से बना रहा हूं। एक p ऑर्बिटल इस तरीके से होगा, ये प्योर p है, मान लीजिए ये py है। और एक जो प्योर p है, इनको हम एक्सिस पे बनाते हैं, इस तरीके से। ये प्योर p ऑर्बिटल था आपके पास इधर, राइट। वेट, इस तरीके से। और एक ग्रीन वाला प्योर p ऑर्बिटल इस तरीके से, इसको px मान सकते हैं आप। दिस इज योर p। समझ में आया सभी को? अब इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां प्रेजेंट है उसको समझ लो। एक इलेक्ट्रॉन तो एक के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि नजर नहीं आ रहा होगा वरना। एक इलेक्ट्रॉन ए के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, एक पी के साथ बनाया, एक पी वाई में प्रेजेंट होगा, एक पी एक्स में प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर आप शेप देखेंगे तो वो कैसी बनती नजर आ रही होगी आपको? लीनियर नजर आ रही होगी। तो दिस इज द डिफरेंस। कौन सी वाली कहाँ पे बनती है उसके बारे में हम डिस्कशन जरूर करेंगे, ठीक है। बॉन्ड एंगल इसका तो आप जानते हैं काफी ज्यादा ही हो जाएगा। और इसमें भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो 2s+1 से अगर आप निकालेंगे, दैट शुड बी इक्वल्स टू 3। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए थी, बस। और कोई टेंशन वाली बात नहीं अपने को। तो बोलो, ये सारी बातें समझ में आई? टाइप्स ऑफ कार्बिन में मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया हुआ है। कार्बिन दो टाइप की होती है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट में दोनों sp2 ऑर्बिटल में पेयर्ड होते हैं, ट्रिपलेट में क्या होते हैं? पेयर्ड नहीं होंगे।
इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट होता है। अगर मैं सिंपल स्टेबिलिटी की बात करता हूं, विच कार्बीन इज मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी, अगर आप नॉर्मल कार्बीन्स की बात करेंगे तो बेटा नॉर्मल कार्बीन्स में कौन सा स्टेबल होगा, लीन सॉरी सिंगलेट और ट्रिपलेट, विच कार्बीन इज मोर स्टेबल। अच्छा आसी मैंने ये बोला बेटा, लीनियर वाले में क्या है, कार्बन एक sp ऑर्बिटल इधर बनाएगा, एक sp इधर बनाएगा, ठीक है। कार्बन के पास एक s और 3 p ऑर्बिटल थे, इनको मिक्स करके 2 sp ऑर्बिटल बना लिए, बाकी 2 p ऑर्बिटल एज इट इज रह गए, राइट। ये सभी लोग आंसर करो बेटा, बताओ तो तुम्हें पढ़ा रखा है मैंने सारा। विच कार्बिन इज मोर स्टेबल, सिंगलेट और ट्रिपलेट, शाबाश। और जो बता रहे हैं ना कि सिंगलेट, वो रीजन भी दे जरूर मुझे, क्योंकि मैं एक चीज को 10 बार पढ़ाऊंगा तो तुम 11वीं बार फिर भूल जाओगे। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ा है, फिर ऐसे गधों वाली हरकतें क्यों की तुमने। देखिए अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो फिर इंप्रूवमेंट के कोई चांस नहीं है। तुमसे मैंने जल्दबाजी में तो नहीं पूछा। ट्रिपलेट हुंड्स रूल को फॉलो करती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है। अब उस मल्टीप्लिसिटी को समझने का टाइम हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते वक्त आ ही जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं आप लोगों से किसी ऐसी कार्बीन की बात करूं, जब भी कार्बीन के पास जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ए बी, इनमें से कोई भी एक स्पीसीज लोन पेयर कंटेनिंग हो, दो बनाने की जरूरत नहीं है, अगर कार्बीन से जुड़ने वाली स्पीसीज पर लोन पेयर है, इन दैट केस मार्क कर लेना सिंगलेट विल बी मोर स्टेबल। सिंगलेट मोर स्टेबल क्यों होगी, बस ये बता दो मुझे, बताओ। जल्दी बताओ बेटा। यस, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, क्योंकि अगर लोन पेयर है तो क्या होगा, इसका जो प्योर पी ऑर्बिटल है उसमें लोन पेयर का डोनेशन हो जाएगा, एंड रीजन इज बैक बॉन्डिंग। पढ़ाया था आपको। देखो हम क्या करते हैं, जब आप रिवाइज कर रहे होगे ना इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में फिजिकल में, ये चीजें बार बार आपके सामने आती रहेंगी तो आपको याद रहेगी। वरना सोचिए मैंने पूरा डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ, स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बीन का क्या होता है, जब बैकबोनिंग पढ़ाया था, फिर भी आप में से कितने सारे बच्चे भूल गए इस बात को, भूले कि नहीं भूल गए। तो आपको क्या लगता है कि सर इस बार ध्यान रहेगा, ये आपके छोटे दिमाग का सिर्फ एक प्रमाण है कि आपको ऐसा लगता है कि आप इसको याद रखेंगे। ये चीजें भूल जाते हैं अगर हम टच में नहीं रहते हैं। वैसे तो ये भूलने की चीज नहीं है, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि हुंड्स रूल जिसमें फॉलो होगा मोर स्टेबल है, तो आप भूले कि भूलते तो वो है जो रटा हो कौन सा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इनमें कंपैरिजन, क्योंकि मैंने वहां पे क्वेश्चन पूछा था, तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताओ बेटा, CF2 CCl2 दोनों की सिंगलेट फॉर्म में से मोर स्टेबल कौन सी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो। बोलो बेटे। कार्तिक, जब मैंने नॉर्मल कार्बीन्स की बात की है जिनमें लोन पेयर स्पीसीज नहीं है, CH2 स्पीसीज, वहां तो आप ये देखेंगे कि जिसमें मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होती है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी आपके पास ऐसी स्पीसीज है जिसके पास लोन पेयर है यहाँ पर, राइट, लोन पेयर वाला क्या कर सकता है, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग वाला कभी भी ट्रिपलेट फॉर्म नहीं बनाना चाहता, वो इस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से ऑक्टेट कंप्लीशन होता है, जैसे मीजोमेरिक में होता था, तो बहुत स्टेबलाइजेशन प्रोड्यूस होती है। विच इज मोर स्टेबल, शाबाश बेटा। सब ने अब उल्टे सीधे आंसर दिए, जिसका जो दिल करता है वो वही आंसर देता है। विच इज मोर स्टेबल, आप लोगों को मैंने पढ़ाया मुझे यकीन नहीं हो रहा।
ये कह रहे हैं CCl2 मोर स्टेबल है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। तो क्या CF2 में बैक बॉन्डिंग नहीं है? अपना दिमाग कहाँ बेच कर आए हो बताओ? बहुत सस्ते दामों में बिका होगा। जब CF2, और ये वो क्वेश्चन है जो मैं क्लास में करा चुका हूं। अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया तुम जैसे लोगों से। दोनों की सिंगलेट फॉर्म ही बनाओ। क्लास में कराने के बाद अगर ये आपका अल्टीमेट रिस्पॉन्स है तो बहुत मेहनत कीजिए, इंजॉय करना बंद कीजिए। ठीक है, तुम्हें इंजॉय करने का कोई हक नहीं है। इसमें जो ओवरलैपिंग है वो 2p है। इसमें जो ओवरलैपिंग है 3p एंड 2p है। तो 2p मोर इफेक्टिव ओवरलैप होगा, स्ट्रॉन्गर बैकबोन बनेगा। CF2 इज मोर स्टेबल। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? नहीं, आप लोग बिल्कुल ही जो है निकम्मे बच्चे हैं। क्यों हैं आप लोग ऐसे? ये मुझे बताइए, आपसे क्यों है? क्या मिलता है आपको ये सब करके? बताओ। इतनी बेसिक बात पढ़ाई मैंने। सबसे पहले बताया आप लोगों को कार्बिन क्या है। ठीक है, कार्बिन के बारे में जो लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि कार्बिन बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि वो सोचते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो उसको मैंने दूर किया। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताया कार्बिन जो है उसके कितने टाइप्स होते हैं बहुत क्लियरली, और मोस्टली ये सब चीजें पहले पढ़ाया हूँ। सिंगलेट एंड ट्रिपलेट तो पहले जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने लीनियर वाले के बारे में बात नहीं की थी। आज मैंने थोड़ा सा लीनियर को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जब किसी चीज के डेप्थ में जाते हैं तब उसके बारे में ज्यादा बात है। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें नॉर्मली तो ट्रिपलेट मोस्ट स्टेबल होगी, लेकिन अगर लोन पेयर या बैकबॉन्डिंग जहां पॉसिबल हो पा रही हो उस केस में सिंगलेट मोस्ट स्टेबिलिटी की तरफ को जंप कर जाती है। और सिंगलेट में भी कंपैरिजन हो तो आप इफेक्टिव ओवरलैपिंग देंगे। क्या आपको एक एक बात यहां तक जो मैंने बताई है क्या वो क्रिस्टल क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर और नॉट? नॉट तो कहने का आपको हक ही नहीं है। इससे आराम से और प्यार से मैं क्या पढ़ाऊं, और पढ़ाई हुई चीजें बार बार आ रही हैं। क्लियर है? यहां से आगे बढ़े। तो ये तो था बहुत बेसिक पार्ट, इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स कार्बीन। जैसे कि हमने पढ़ा था कार्बोकैटायन कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो कार्बीन का जनरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपने पहचान लिया कि हाँ इनसे तो हम कार्बीन को जनरेट करते हैं, तो क्वेश्चन में आपको बहुत बड़ी हिंट मिल जाएगी। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है कि जनरेट कैसे कर रहे होंगे, बस उन कंडीशंस को पहचान लेना है। आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि कार्बीन बनेगी ऑर्गेनिक में, बहुत क्लियरली पता होता है। ठीक है, बस हमने जितनी नॉलेज होती है हम लोगों को, हमने जितना पढ़ा होता है उसी के बेसिस पे हम आइडिया लगा पाते हैं कि क्या रिएक्शन होगी। तो अब लिखिए हेडिंग डालिए, जनरेशन ऑफ कार्बीन। कार्बीन को कैसे जनरेट करेंगे हम? तो कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको आप देख लेना। सारे मेथड्स में विद मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, कुछ मैं बताऊंगा सिर्फ कि देखो इस केस को ध्यान रखो। ठीक है, कुछ क्योंकि इनके मैकेनिज्म को हम या तो आगे पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, या कुछ रिएजेंट्स के मैकेनिज्म होते हैं, रिएजेंट कैसे वर्क करते हैं। तो मैं आज की क्लास में आपको वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके बता रहा हूँ बेटा, कि जिनसे आप लोग कार्बीन को जनरली एग्जामिनर को देखोगे वो इससे जनरेट कर रहा होगा। तो सबसे पहला तरीका लिखिए बेटा, फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम डाईएजो कंपाउंड्स। फ्रॉम डाईएजो कंपाउंड। डाईएजो आपने पहले भी सुना हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं हुआ। तो कार्बीन को प्रिपेयर करने के तरीके का हमें एक चार्ट बनाना है एंड में, कि जब भी पेपर में इनके बारे में बात चल रही होगी तो हम अपने दिमाग में कार्बीन को लेके आएंगे। ठीक है, डाईएजो कंपाउंड का मतलब ये है बेटा, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दो कोई आर ग्रुप है, कोई से भी ग्रुप हो सकते हैं, ग्रुप कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। राइट, यहाँ पे भी आर ग्रुप है, यहाँ पर भी आर ग्रुप है। ये कार्बन है, आप जानते हैं डाईएजो ग्रुप का मतलब होता है एन डबल बॉन्ड एन, लाइक दिस, पॉजिटिव। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली रेजोनेंस में रहता है किस फॉर्म के साथ? ऐसा भी पॉसिबल है ये इधर जाए और ये इधर जाए। याद रखना ये जो कंपाउंड है, अगर दोनों आर की जगह दोनों एच होगा तो उसको बोलेंगे डाई एजोमीथेन।
क्लियर है? तो अभी नाम पे ध्यान मत दीजिए, काम पे ध्यान दीजिए। दोनों आर बना रहा हूं मैं, इस पर नहीं, इसके बहुत फंक्शन है, ये बेस की तरह बिहेव भी करता है। हमने पिछली रिएक्शंस में याद कीजिए, कार्बोकेटाइन में अपने पढ़ा था, इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह कीटोन पे अटैक किया था, याद है? याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पढ़ो, मैं क्या करूं नहीं याद है तो। इट कैन बिहेव एज अ बेस, इट कैन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और ये कार्बिन का सोर्स भी है। तो इसका रोल पता चल जाता है कि इसको आपने किस में ऐड किया। दिस इज योर डाइएजो कंपाउंड। और अगर कभी भी आप लोगों को डाइएजो कंपाउंड में ये लिख के दे रखा हो, ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनिक का रिवीजन मस्ट है, क्योंकि उसकी हर क्लास आगे वाली क्लास से जुड़ी रहती है। क्या रिएजेंट, ऐसे लिखा हो एच म्यू, लाइट या हीट, या फिर कोई मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, जैसे रोडियम का कोई सॉल्ट हो, रोडियम एसिटेट हो, रोडियम 2+ में ऐड कर दिया जाए, ठीक है, कॉपर 2+ हो, कॉपर एसिटेट ऐड कर दिया जाए, एक्सेट्रा, इस टाइप का। तो ये रिएजेंट्स पे नजरें घुमा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइएजोमीथेन यानी कि कोई भी ग्रुप हो सकता है, जरूरी नहीं दोनों आर हो, एच भी हो सकता है, और आपको इनमें से कोई चीज कभी भी ऐड करके दी जाए तो आपको क्या करना है, आज से ही समझ लो। जैसे ये आर सी डबल बॉन्ड N2 है, इसको आप हमेशा कार्बन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, बस। आप अच्छे से जानते हैं N2 पॉजिटिव इज ए गुड लिविंग ग्रुप। आप थोड़ी सी भी हीट देंगे या इसको कैटलाइज करेंगे रिएक्शन को, N2 का काम एक ही है, यहां से भागना। N2 ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो आप जानते हैं कि N2 गैस हो जाएगी रिलीज, रिलीज हो गई, तो आपके पास क्या बचा उसको देखो ध्यान से, आर सी आर, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज था, अब इसको बहुत ध्यान समझना, कार्बन पर था नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आया बताओ, प्लस N2 गैस प्रोड्यूस होगी, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आप लोग मुझे बताइए कि कार्बन पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा अगर हमने यहाँ पर हीट, या फिर सॉरी इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली आप साफ साफ समझ रहे हैं कि जो N2 है वो रिलीज निकल गया यहाँ से। अब मुझे चार्ज बताइए कौन सा जनरेट हो, जल्दी बताइए बेटा, विच चार्ज विल बी जनरेटेड हियर, पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ भी जनरेट नहीं होगा? यस, नो चार्ज का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन। दिस इज हाउ यू कैन जनरेट कार्बन, और ये बहुत फेमस मेथड है। डाई दोनों एच भी हो सकते हैं, ये अगर दोनों एच होते तो मैंने आपको बताया था कार्बीन जनरेट हो जाएगी, और अगर दोनों एच होते हैं तो इसको CH2N2 मैंने पहले ही पढ़ाया था, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको डाईएजोमेथेन ग्रुप कहा जाता है। क्लियर है? सेकंड मेथड लिखिए बेटा, बस यही पहचानना है इनको, और कोई बड़ी डील नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता किसके मैकेनिज्म में जाना है किसमें नहीं जाना है, बस वही गड़बड़ कर देते हैं हम लोग। जिनके मैकेनिज्म नहीं पढ़ने होते उनके मैकेनिज्म में लगे रहते हैं, और जिनका मैकेनिज्म को जानना होता है उनको हम पढ़ के भी नहीं जाते हैं। तो बस यही राइट गाइडेंस मिल जाती है तो सारी चीजें आसान हो जाती है। नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम डाई एजो कीटोन, फ्रॉम डाई एजो कीटोन, डाई एजो कीटोन से भी हो सकता है, या फिर आप लिख सकते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड लिख लो पहले, एसिड क्लोराइड। देखो आपको ये बात समझ ली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ये वाली बात, कि अगर हमें कभी भी कोई कार्बोनिल ग्रुप गिवन है, आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl, और इस पर हम डाई एजोमीथेन को ऐड कर दें, मैं वही काम कर रहा हूं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो डाई एजोमीथेन आप जानते हैं CH2N2 है, राइट, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, या फिर आप इसको बनाना चाहें तो ऐसे बना लीजिए, अगर आप गधों की तरह बनाना चाहते हैं बार बार तो बनाते रहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? बना लेंगे। अब आप जानते हैं कि अगर कार्बोनिल है और CH2N2 गिवन है, डाइएजोमीथेन टाइप कंपाउंड गिवन है, तो ये कैसे बिहेव कर रहा होगा इस वक्त इट विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। मतलब कि इसको किस पे ऐड किया है, किसके साथ आपने लिया है, उससे आपको टाइम के साथ पता चल जाता है कि रिएक्शन में क्या होने वाला है, न्यूक्लियो
फाइल की तरह। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो क्या बनेगा? आप लोग इतनी बात तो जानते हैं बेटा, दिस विल अटैक हियर। ये ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है भैया, हम जा रहे हैं अपना सामान लेके, लेकिन ऑक्सीजन जाएगी नहीं, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस लाएगी और कौन बाहर जाएगा? Cl। तो आप जानते हैं यहां से ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ पे C आ गया, CH2 N2 पॉजिटिव, मैंने ऐसे जोड़ दिया। N2 पॉजिटिव को आप ओपन करके भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अब आपको क्या करना है, यहां ध्यान रखना, एक और अटैक होगा। यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है। डाई एजोमीथेन की क्वालिटी देखो क्या है, आपने दोबारा से CH2N2 को ऐड किया है इसमें। एग्जामिनर दो बार नहीं बोलेगा, वो एक बार में समझ जाना कि अगर उसने एसिड क्लोराइड पे ऐड किया है तो क्या होने वाला है। हमें धीरे धीरे ये समझना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि एसिड क्लोराइड और डाइसोमीथेन दिया है तो वो क्या जनरेट करना चाहता है, हमें उसकी बातों को समझना है। हर बार ऐसे रिएक्शन से नहीं जाना होगा हमें। तो आप जानते हैं नाउ इट विल बिहेव एज, कैसे बिहेव करेगा ये? इट कैन बिहेव एज अ बेस। रीजन देखो क्या है, और ये मैंने कितनी बड़ी रबड़ ले ली, अच्छा हुआ कमी मिटा दी। एन ट्रिपल बॉन्ड एन, आप जानते हैं दीज हाइड्रोजन्स आर एसिडिक हाइड्रोजन्स, इट विल बिहेव एज अ बेस। मैं जानता हूं आप लोग, देखो जल्दबाजी मत करो, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि एसिड क्लोराइड पे इसको ऐड करके बना दो कार्बन, नहीं, मैंने आपसे सिर्फ जो पूछ रहा हूं ना आप उसका आंसर करो। मैंने कहा एसिड क्लोराइड लिया, मैं इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर अटैक करवा रहा हूं तो कहां अटैक होगा? तो आप समझिए यहां अटैक होगा सर, ये बाहर जाएगा। आपका काम ये बनाना था। दूसरा काम मैंने दिया, अगर ये CH2N2 फिर से अटैक करने आ जाए, कि अगर आप हीट नहीं कर रहे हैं अभी और आपने इसको थोड़ा सा एक्सेस में लिया है, ज्यादा अमाउंट लिया है, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी अटैक करने आ जाएगा, राइट? तो अब ये दूसरा मॉलिक्यूल जब अटैक करने आए, बेस की तरह बिहेव कर सकता है, तो ये इसके प्रोटॉन को एब्सेप्ट कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो भी सकता है कि पहले स्टेप में CH2N2 कैसे एक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, और जो प्रोटॉन को एब्सेप्ट करता है वो एसिड होता है, सॉरी बेस होता है, ठीक है? तो दूसरे स्टेप में इट इज बिहेविंग एज अ बेस। और आप जानते भी हैं कि सर ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है? क्योंकि लूज करने के बाद जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और वो नेगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है। तो जो हाइड्रोजन हो गए वो कैसे हो गए? काफी एसिडिक हो जाते हैं, और हो जाते हैं तो आपको क्या टेंशन है? कर दो आर दिस डबल बॉन्ड O C नेगेटिव N2 पॉजिटिव, क्लियर? और जब भी आपको N2 पॉजिटिव और नेगेटिव बनता हुआ नजर आ जाए एक तरीके से, जैसे यहाँ ऊपर बन रहा था आपको, ये देखो, इसको ऑब्जर्व करो, इस वाली चीज को, ठीक है? कार्बन पर नेगेटिव था और N2 पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पर भी नेगेटिव है और N2 पॉजिटिव जुड़ा है, दूसरी साइड इस पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, एक तरीके से समझ में आ रही है बात? तो सेम सिचुएशन हो गई। तो अगर एग्जामिनर अगले स्टेप में ये लिख के दे दे कि तुम लोगों को अगले स्टेप में वही काम करना है, या तो HMU हीट या कोई मेटल सोल्ट, तो आप जानते हैं अगले स्टेप में क्या काम करना है आप लोगों को, तो आप ध्यान रखना भाई, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो फिर से आप लोगों के पास कार्बन बन जाएगा। कैसे वाला? R, इसको वैसे बनाते हैं, इसे बना रहे हैं, डबल बॉन्ड O C H, एसाइल कार्बाइन, कार्बिन बोलते हैं इसको, लिख लो एसाइल, नोट एसाइल, एसाइल कार्बिन। क्लियर है? वो सिंपल स्टेप्स हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। उनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, तीनों लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो स्पीसीज है यहां पे आपके पास, ये वाली स्पीसीज, इस स्पीसीज की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं। यहां पे जिसपे मैंने स्टार लगाया था बेटा, उसको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर ये डबल बॉन्ड O है इधर, ये C है, राइट, इस पे एक H है, अगर आप नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में ले जाएं, डबल बॉन्ड N2 पॉजिटिव लिख सकते हैं इसको, राइट?
इसी का नाम होता है डाई एजो कीटोन। डाई एजो कीटोन। तो याद रखना, यहां हमने, वहां अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा बेटा आशी। अटैक कर सकता है, करने के बाद वो खुद हट जाएगा। लिविंग ग्रुप कौन अच्छा बना हुआ है आपको ये देखना है। और आप ये भी देखो CH2N2 पॉजिटिव, दोनों चीजें बिल्कुल सेम तो है। अगर आप इस पे अटैक करवाएंगे भी यहाँ से, ये तो फिर से यही चीज बन गई, क्योंकि सेम ही चीज तो अटैक कर रही है। क्लियर है? तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, कभी कभी आपसे प्रिपरेशन में क्या होगा, वो डाई एजो कीटोन से स्टार्ट करेंगे यहां से और बोलेंगे अगर हम इस पर HMu हीट और मेटल सोल्ट ऐड कर दें तो क्या बनेगा। तो डाई एजो कीटोन में आप समझ गए। आपको याद रखना, जहां भी N2 दिख रहा है ना, तो इसको नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन भगा दो, N2 को भगा दो, कार्बिन जनरेट कर दो वहां पे, बस उस बॉन्ड को तोड़ के कार्बिन बना दिया करो। तो ये 3 प्रिपरेशन हो गई है एक तरीके से। कहां कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं हम कार्बिन को, हमारे दिमाग में ये चीज फिक्स होनी चाहिए, ऑर्गेनिक में ये चीजें हमेशा याद होनी चाहिए कि कार्बिन को जनरेशन कर सकते हैं डाईएसो कंपाउंड्स में। ठीक है, डाईएसो कंपाउंड में सिंपल सी चीज है, इनमें से कुछ भी ऐड करो, कार्बिन जनरेट होगी। पेपर में आप पेपर, मुझे इतना यकीन है, जैसे ही हम पेपर में पहुंचेंगे आप देखते बता देंगे सर ये तो कार्बिन बन रही है, किसी को दिक्कत नहीं आएगी कार्बिन बनाने में। ठीक है, एसिड क्लोराइड में आप समझ गए कि पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, दूसरे स्टेप में बेस की तरह करेगा, देन बेस की तरह करते ही जो स्पीसीज बनी है उसी को हम डाईएसो कीटोन कहते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ डाईएसो कीटोन से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर एक स्टेप पहले एसिड क्लोराइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। कितने लोगों को दोनों मेथड कंप्लीटली क्लियर हुए? एक एक बात है, समझ में आई? बोलो भाई। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस है इन दोनों के इस्तेमाल होने के। या दोनों मेथड के स्टेप्स टोटली क्लियर हैं, पहचान लोगे पे, बस पहचानना होता है ऑर्गेनिक में कि क्या लिखा हुआ। ए एसिड क्लोराइड था, देन अच्छा जो डाईएसो मीथेन है, आप समझ जाएंगे क्या बनने वाला है। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है तो जल्दी से लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए भाई। अगले मेथड्स पे चलते हैं। कुछ ही मेथड्स हैं, बहुत सिमिलर है। देखो पहला और दूसरा मेथड आप लोगों ने ध्यान से समझा, अब देखना एक दो मेथड और समझने के बाद अपने आप ही आप प्रिडिक्ट कर लेंगे कि अगले वाले स्टेप्स में क्या होने वाला है। हालांकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड दिखा रहा हूं आप लोगों को इस बार। नेक्स्ट मेथड इज थर्ड थर्ड इज फ्रॉम ट्राईहैलाइड। ट्राईहैलाइड ये मेथड भी आपने कई बार देखा होगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है इस चीज से। अब कुछ इस प्रकार की बात होगी बेटा, एक कार्बन है, एक H है और 3 Cl होंगे। आप इनको जैसे चाहे बना सकते हो, ऐसे मजा आ रहा है ऐसे बना लो। यहां पे वो बेस का यूज करेंगे, अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे। बेस, हाँ ये मैं आपको बता तो रहा हूं बेटा कि जो पढ़ाने का तरीका है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना तो चैप्टर वाइज नहीं आता, वहां आप ये नहीं पहचान सकते अरे तो एल्डिहाइड कीटोन वाला क्वेश्चन आ रहा है, नहीं। आपको ये देखना होता है कि रिएक्टेंट कौन सा लिया हुआ है, उसके ऊपर क्या ऐड किया है, और फिर सोचना होता है कि ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म पता है थोड़ा बहुत तो बहुत अच्छी बात होती है बस। ठीक है, बेस कुछ भी हो सकता है, बेस हो सकता है NaOH भी दे सकते हैं, यहाँ पे KOH दे सकते हैं, टर्शरी ब्यूटोक्साइड दे सकते हैं, ब्यूटाइल लिथियम हो सकता है। ठीक है, ब्यूटाइल लिथियम पर थोड़ा सा स्टार लगा लेना अभी, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ब्यूटाइल लिथियम को हटा ही दो यहाँ से अभी। मतलब कि आप ये समझिए बेस लिया और ट्राई हैलाइड कंपाउंड है, और तीनों हैलाइड फिलहाल सेम है, जरूरी नहीं है सेम भी हो। सबसे पहला स्टेप बेस। आप मुझे बताइए, मैंने आपको अभी कुछ भी नहीं बताया क्या होगा, लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड पर किसी बेस को ऐड करूं तो क्या बनना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आप लोगों के भी जनरेट हुए होंगे, और मैं आपसे वही पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, क्या बनना चाहिए बेटा? बेस क्या करेगा?
OH नेगेटिव जो बना है, तो आप भी जानते हैं, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, जो बेस के OH आयंस हैं फिलहाल वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं सोचिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसके जाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा वो स्टेबल है। क्यों मत कहना, क्यों स्टेबल है? पिटना चाहते हो क्या हर चीज में? लाइक Cl, Cl एंड Cl, दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल। बताइए व्हाई दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल, इस कार्बन पे इतना नेगेटिव चार्ज स्टेबल क्यों है? बोलो बेटा। अच्छा, शाबाश। अक्षय ने कह दिया सर बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड, Cl माइनस है लाया। तुम बैक बॉन्डिंग क्यों भूल भूल जाते हो? आदित्य पूछ रही है कि सर क्या बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? पॉसिबल वाली क्या बात है इसमें भाई? मैंने बैक बॉन्डिंग में ये एग्जांपल दिया था कि इसका 2p ऑर्बिटल है, इसके 3p ऑर्बिटल है, तीनों में डीलोकलाइजेशन होता है। तो पूछना क्या है? और यही एग्जांपल दिया है। आप अब क्यों मेन ग्रुप ये सोचते हो क्या कि ओ ये तो ऑर्गेनिक चल रही है, हम मेन ग्रुप पे कॉन्सेप्ट क्यों लग सकते हैं? बैक बॉन्डिंग इज द रीजन ये स्टेबलाइज होता है, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो आपको एक बात समझनी, यहाँ से अगले स्टेप में क्या होता है, ये स्टेप आप सभी लोगों को ध्यान भी रखना पड़ेगा। ध्यान तो क्या रखना, हर चीज का रीजन है। बीबीटी से नहीं समझ में आता तो एमओटी समझ में आएगा। अगले स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज है, मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, नेगेटिव चार्ज देखो, ये सी और Cl के बीच का बॉन्ड है, बॉन्ड है, तो इसका सिग्मा स्टार इधर होगा। ये सी और Cl इधर बॉन्ड है तो इसका सिग्मा स्टार पीछे होगा। ये सी और Cl इधर है तो इसका सिग्मा स्टार इधर होगा। मैं किसी भी एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए ये C और Cl है, ये इनका सिग्मा स्टार। तो एमओटी अप्रोच के अकॉर्डिंग समझेंगे तो भी बात आसान है। ये इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट करता है और ये वाला Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से गोली हो जाता है। तो कुल मिला के बनेगा क्या, देखो जरा ध्यान से। अगर Cl नेगेटिव चला गया, फिर से वही बात बनेगी, दो Cl बचेंगे और डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आप जानते हैं ये सिंगलेट वाली ज्यादा स्टेबल होती है तो सिंगलेट बनेगी। समझ में आया सभी को? कई बार क्या होता है, अगर हम थोड़े से मैंने आपको बताया हर चीज का एक रीजन है। कहीं के बीबीटी आंसर है, एमओटी से तो आप सब समझ सकते हैं, बट एमओटी हर बार हर चीज को समझाते चलूंगा तो वो कई बार डिफिकल्ट हो जाती है बच्चों के लिए समझना। तो मैं वहां इस्तेमाल कर देता हूँ जहां बच्चों को रीजन नहीं मिल रहा होता। अदरवाइज वो क्या करते हैं, जबरदस्ती वो बोलते हैं नेगेटिव चार्ज Cl नेगेटिव भाग जाएगा यहाँ से। तो कई बच्चे सोचने लगते हैं कि क्यों भागा, समझ में आ रही बात? तो इसके सिग्मा स्टार इसके पास है तो उसमें डोनेशन होता है तो यहाँ से निकल जाता है। और डिटेल रीजन में भी आएंगे, एक लेवल पे चीजें समझी जाती है। आप एक बिगिनर की तरह सीख रहे हैं, मैं उसी तरीके से सिखा रहा हूँ। तो दिस इज हाउ द डाइक्लोरोकार्बिन इज फॉर्म। ऐसा भी हो सकता था बेटा कि वो आप लोगों को क्या करते, अलग अलग हेलोजन देते, H एक Cl दे दिया, एक Br दे दिया, एक I दे दिया, और एरो पे लिख के देंगे आपको KOH, और डायरेक्ट पूछेंगे व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, क्या फाइनल प्रोडक्ट आप बनाएंगे बताओ बेटा, क्या बनाना चाहिए आपको? व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बनेगा यहाँ पर? बताओ जल्दी से। कौन बाहर, मैं क्वेश्चन आप लोगों से मेनली यही है कि इनमें से बाहर कौन सा हेलोजन जाएगा, आई जाएगा, बी आर जाएगा कि Cl जाएगा? राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों तरीके से आप बातों को समझ सकते हैं। जब OH आयंस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, राइट, तो जो नेगेटिव चार्ज है इस तरीके से, कार्बन आपके पास एक Cl है, एक Br है और एक I है।
वीबीटी अप्रोच तो सिंपल यही कहेगी कि नेगेटिव चार्ज जो है आई नेगेटिव शुड लीव इट इज बिकॉज इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, राइट। लेकिन मैं आपसे ये भी कह सकता हूं CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो उसका सिग्मा स्टार हायर एनर्जी में होगा। तो अगर एनर्जी की बात करें, सिग्मा स्टार ऑफ CCl हायर एनर्जी में है, सिग्मा स्टार ऑफ CBr लोअर एनर्जी में है, सिग्मा स्टार ऑफ CI उससे भी लोअर एनर्जी में होगा। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है एनर्जी। तो जो लोअर एनर्जी में होंगे ल्यूमो, ये ल्यूमो ही हुए। होमो तो ये एक्ट कर रहा है, ये वाला तो ये डोनेट कर रहा है किसी में, तो सिग्मा स्टार CI लोअर एनर्जी में है तो उसमें डोनेट कर रहा है, दैट इज वाई ये लीव भी करता है। तो मैं तो आपको दोनों चीजें इसलिए बताता हुआ चल रहा हूँ कि कुछ बातें आप बेसिक जानते ही हैं, एमओटी से चीजें और सेम ही चीज को मैं सपोर्ट करता हुआ चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ्यूचर में एमओटी में शिफ्ट होने में दिक्कत ना हो, जो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास जो बनेगा वो बनेगा CBr एंड। क्या आप लोगों को सभी को बात समझ में आई मैंने क्या समझाया? बोलो भाई, बात क्लियर है सभी को? तो ट्राई हैलाइड से बना सकते हैं आप लोग, तो डाई हैलाइड से भी बना सकते हैं। फोर्थ मेथड देखते हैं। फोर्थ मेथड इज फ्रॉम डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड्स आप जानते हैं क्या है? चलिए बताइए, आप लोग ही बताइए। अगर मेरे पास CH2Cl2 है और मैं ऐड कर दूं इसमें फिर से एक बेस NaOH, तो व्हाट शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट? बताइए क्या बनेगा? या LDA यूज कर दूं? LDA के बारे में आप जानते तो ठीक है, अदरवाइज मैं समझाऊंगा आगे। बेस ही है, स्ट्रॉन्ग बेस है काफी। बताइए क्या बनेगा? बता सकता है कोई बच्चा? क्या फाइनल प्रोडक्ट होगा? कौन एक एक H+ को तो आप समझ गए कि सर वन ऑफ द H+ विल बी एब्स्ट्रक्टेड बाय बेस, तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब आप यहां पहुंचेंगे C नेगेटिव HCl और Cl, तो CH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। आप ये भी समझ सकते हैं कि CH का सिग्मा स्टार हायर एनर्जी में होगा, C और Cl का जो सिग्मा स्टार है वो लोअर एनर्जी में होगा। या फिर आप VBT से समझ सकते हैं, नेगेटिव गुड लिविंग ग्रुप कौन है? Cl पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा। तो दोनों रास्ते आपके सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं, पर मैं तो कह रहा हूं दोनों सुनने में क्या बुराई है, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में नोट करवा दो। इसी के एंटी बॉन्डिंग में क्यों किया मैंने आपको बता दिया, वो एनर्जी से डिसाइड होता है। तो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ कार्बन H एंड Cl। ये सिंगलेट की तरह होगी कि ट्रिपलेट की तरह होगा? वेरी गुड, ये सबने अच्छा किया। अंकित ने थोड़ा सा गलत आंसर दिया था। अंकित ने कहा कि सर डाइक्लोरोकार्बन बनेगी। बेटा ऑलवेज डिसाइड, जब मैं आपको ऊपर से एक एक स्टेप वाइज लेके आ रहा हूं उसका एक रीजन है, वरना मैं डायरेक्ट ही बता देता बेस ऐड करोगे तो कार्बन बन जाएगी। ये भी एक तरीका है समझाने का, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन लिविंग ग्रुप की तरह ऐड करेगा, कहां पे सिग्मा स्टार है क्या, ये सब चीजें क्यों पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग एकदम रैंडम आंसर ना दें, वो तो कोई भी दे सकता है। ये सिंगलेट की तरह ऐड करेगी कि ट्रिपलेट की तरह ऐड करेगी? सिंगलेट और ट्रिपलेट जल्दी बताओ। ये पेपर में क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं जब टेस्ट लूंगा तो मैं तो ऐसी बातें पूछूंगा जो कॉन्सेप्ट जनरेट हुए हैं तुम्हारे। बोल बेटा, असित असित ने बोल दिया सिंगलेट। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इसके साथ? वेरी गुड, सिंगलेट ही बनेगी क्योंकि लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। मेरी बातों को मार्क कर लो, बहुत ज्ञान की बात बता देता हूं मैं कभी कभी। बैक बॉन्डिंग होगी, सिंगलेट स्टेबल है। वेयर देयर इज ए पॉसिबिलिटी। समझ में आ रही है बात मैंने क्या समझाया था? तो मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं जानता हूं मैं आगे क्या पूछने वाला हूं और मैं ये भी जानता हूं एग्जामिनर इसको कैसे कनेक्ट करेगा। क्लियर? अच्छा एक बात, मैंने कहा था ब्यूटाइल लिथियम को आप रोक लीजिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि लेट्स नॉट स्टॉप फॉर ब्यूटाइल लिथियम। आज उसको देख ही लेते हैं क्या करेगा वो।
अगर आपके पास ऐसा है तो CH, Cl और Cl, मैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं, मैं एक स्पेशल बात आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आप स्पेशल बच्चे हैं, 3 में पढ़ते हैं, क्योंकि आप स्पेशल बच्चे इसलिए हैं। स्टार को हमें पहले ही लगा देना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसके रीजन नहीं, इनके रीजन है, सर्टेन रीजन मैं आपको पहले ही पढ़ाता हूँ, कुछ रीजन मुझे आगे पढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि उसको समझने लायक आपका दिमाग हुआ नहीं है अभी। अगर मैं यहाँ पर ब्यूटाइल लिथियम को ऐड करता हूँ, BuL, फिर नेगेटिव इस पे तो इस केस में क्या होता है बेटा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि सर ये एक बेस है तो ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या होता है, रेदर देन अटैकिंग ऑन द प्रोटॉन, ये हेलोजन पे अटैक कर जाता है नेगेटिव वाला पार्ट। ये आप समझिए, एमओटी के टर्म में इसके सिग्मा स्टार में डोनेट कर देता है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। ठीक है, तो ब्यूटाइल लिथियम को अभी के लिए ध्यान रखेंगे, इस रिएजेंट को जब मैं पढ़ाऊंगा ना RLI वगैरह, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये रिएजेंट कौन कहाँ कैसे अटैक करते हैं, इन सबके रीजन होते हैं कि कौन कहाँ अटैक कर रहा है। बस आप ये समझ लीजिए फिलहाल के लिए कि ब्यूटाइल लिथियम कहाँ अटैक करेगा, हेलोजन पे। रीजन वी विल डिस्कस, डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर ये अटैक कर देता है तो यू हैव दिस स्पीसीज नाउ CH H। अब क्या होगा अगले स्टेप में, अगला स्टेप आप जानते हैं, मुझे आप लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है, यू नो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप। मुझे ये बताइए जो कार्बिन बनेगी वो कौन सी बनेगी, एंड वो सिंगलेट होगी कि ट्रिपलेट होगी, जल्दी बताइए, सिंगलेट और ट्रिपलेट। बहुत सोच समझ के आंसर करना बेटा, बहुत मजेदार चीज चल रही है। सबसे बड़ा जो था वो कार्बोकटाइन था, वो हमने खत्म कर लिया, अब स्पीड से बढ़ते चलेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रिपलेट कार्बिन बनेगी CH2, तो लड्डू। समझ में आया, अरे यही तो है बस, शाबाश बेटा, आप समझ गए। आप समझ गए हैं कि सर C और Cl, या तो आप VBT से आंसर कर लेना कि सर Cl नेगेटिव से वेरी गुड लिविंग ग्रुप, नेगेटिव चार्ज स्टेबल, आप समझ जाना कि इसका सिग्मा स्टार लोअर एनर्जी में होगा तो इसके एंटी बॉन्डिंग में ही डोनेशन करेगा, तो CH2 बनेगा, विच इज, और ये ट्रिपलेट ही स्टेबल होगी इसकी। वेरी गुड। तो जब भी ब्यूटाइल लिथियम यूज किया हो, चाहे वो यहाँ पे एक Br जुड़ा होता, मान लो मैं एग्जाम में Br जोड़ दूं यहाँ पे, ठीक है, तो ब्यूटाइल लिथियम पहले Br वाले पे अटैक करता, आप भी जानते हैं कौन किस पर अटैक करेगा पहले, ठीक है, इसके सिग्मा स्टार लोअर एनर्जी में होंगे। बाकी वो सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, आप बस ये समझिए कि ब्यूटाइल लिथियम इतना उस H को एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। मोनोहेलाइड से ट्राई करते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज है। फिफ्थ, फ्रॉम मोनोहेलाइड्स, मोनोहेलाइड्स में क्या सिचुएशन है आपके पास, मान लीजिए आपको सिंपल ऐसा कुछ दिया हो, एक तरफ ये ग्रुप, Cl, राइट। अच्छा, सिंगलेट और ट्रिपलेट कैसे पता चलेगा, आज तो है ना, इसका पता चलता है, अभी ये सब चुप रहे, हार्ड सॉफ्ट समझाऊंगा मैं, जो मैंने स्टार्ट नहीं किया उसके बारे में पूछो मत। बेटा देखो, अभी मैंने बताया था अगर कोई लोन पेयर वाली स्पीसीज नहीं होती है तो ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। ऊपर वाले में क्या था, एक लोन पेयर वाली स्पीसीज थी तो वो बैक बॉन्डिंग करेगी, इस बेसिस पे हम आइडिया लगा रहे थे, ठीक है बेटा। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं NaOH, क्या होगा, अब आया खेल मजेदार, व्हाट विल हैपन इफ आई ऐड अ बेस NaOH, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, बेस क्या करेगा, जल्दी बताओ, बेस क्या करेगा, जल्दी बता दो। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, सभी ने लिख दिया है।
वेरी गुड, सभी लोगों ने कितना अच्छा अच्छा आंसर दिया है। तुम सब गधे हो, एक नंबर के, एक नंबर के गधे हो तुम। या ये मैं यही चेक कर रहा था, आपने 12th क्लास में नहीं पढ़ा था एल्काइल हैलाइड पे बेस ऐड करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन होती है SN2, याद है किसी को? बस H देखा तुम खो जाते हो चीजों। मैंने क्या बताया, ऑलवेज रिमेंबर कि जब तक तुम अपनी आंखें खोल के नहीं देखोगे कि ये एल्काइल हैलाइड है और इस पे आपने बेस ऐड कर दिया है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे कंडीशंस अगर मैं चेंज कर दूं तो एलिमिनेशन भी कर सकता हूं, बट इतनी मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूं, ठीक है? जो सी और Cl का सिग्मा स्टार है वो लोअर एनर्जी में है तो OH नेगेटिव अटैक करेगा, Cl नेगेटिव जाएगा यहाँ से। ये रिएक्शन मैकेनिज्म में हम कवर करेंगे। तो दिस इज नॉट अ गुड मेथड, ये कोई तरीका नहीं है, मतलब इसको बनाओगे तो ये बनेगा। तो ये कार्बिन बनाने का तरीका NaOH से नहीं जाता है, राइट? दूसरे रास्ते से जरूर जाता होगा। अब दूसरा तरीका क्या है, किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं? हम क्रिएट तब कर सकते हैं अगर हम कोई ऐसी स्पीसीज डालें जो सब्स्टिट्यूशन ना करे, उस हाइड्रोजन को ही एब्स्ट्रैक्ट करे, ठीक है? उसके लिए मुझे कुछ थियरी और पढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि हमें ऐसी क्या चीज ऐड करनी है जो एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगी। क्लियर है? तो यहाँ से आगे बेटा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरी 9:30 पे क्लास है। अब थोड़ा सा रेगुलर आएंगे फिर से, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था। कार्बिन को इसी स्पीड से खत्म करते हुए चलेंगे। आप लोगों को सारी बातें समझ में आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करो भाई, तुम इतने सारे बच्चे देखते हो, सारे लाइक करके नहीं जाते हो, ठीक है? सब लाइक करो, शेयर कर सकते हो तो कर लिया करो कभी कभी। अपना ध्यान रखिए सभी लोग। 9:30 पे प्लस पर केमिकल बॉन्डिंग की क्लास है, जिनके बेसिक वीक है प्लस सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं वो जरूर उन क्लासेस को अटेंड कीजिए। CSIR नेट लेवल की बातें चलेंगी इन द 10 क्लासेस। सारा VPT का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो आप कोऑर्डिनेशन में कभी नहीं अटकेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड, वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, कौन कैसे बिहेव करेगा। बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिए। आई विल सी यू टुमारो। और टाइम टेबल आ जाएगा आज टाइम पे ही, आई वाज बिजी लास्ट डे। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।